नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। देहरादून में सीएम धामी ने गढ़वाल लोकसभा की सभी विधानसभाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की गई और सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का समाधान निकाले। बैठक में सीएम ने घोषणाओं को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए भी निर्देशित किया है। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ पवन दीक्षित मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे, पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की है, किन किन मुद्दों पर आज बात हुई? बिल्कुल आलोक, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, चौपाल लगाकर जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों को भी जनता के बीच जाने की हिदायत दे रहे हैं। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की जो समस्याएं हैं, विधायकों की जो समस्याएं हैं, विकास को लेकर के अधिकारियों और जो प्रतिनिधियों के बीच में लगातार जो तनातनी के मामले भी सामने आए हैं, इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, साथ ही विकास की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल भी तमाम विधायकों के साथ बैठक की है, जिसमें पौड़ी जनपद के विधायकों के साथ पहले ही बैठक कर चुके हैं और कल जो बैठक हुई है जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी और उत्तरकाशी के जो विधायक हैं वो सभी लोग विधायक वहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के सचिव हो, चाहे वो स्वास्थ्य के सचिव हो, चाहे वो मुख्य सचिव हो, तो तमाम जो अधिकारी हैं वो लोग इस बैठक में मौजूद रहे। सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं उनसे संबंधित मुख्यमंत्री के समक्ष अपना विषय रखा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से जनप्रतिनिधियों के बीच में सामंजस्य बनाने की हिदायत दी है और जो भी जनप्रतिनिधि के द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जो जन सरोकार के जो कार्य है उनको प्रभावित ना हो और जो विकास के कार्य है उनमें और ज्यादा गति आए, इसको लेकर के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से तमाम क्षेत्रवार यहाँ पर चर्चा की गई है, तो क्या किसी विशेष क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा गया है? बिल्कुल, जो जोशीमठ का मामला हो, बद्रीनाथ का मामला हो, केदारनाथ का मामला हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो या फिर पुरोला हो, इन तमाम जो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर चार धाम की यात्रा भी होती है, उससे भी तमाम कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं, तमाम तरह की अन्य अतिरिक्त सुविधाएं भी वहां पर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए भी और स्थानीय लोगों के लिए भी देना होता है। ऐसे में वो तमाम कार्य हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी के कार्य हो, चाहे वो पेयजल से संबंधित कार्य हो, चाहे वो जो आवागमन से संबंधित हो, पर्यटन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, इन तमाम विषयों पर बात हुई। सभी ने अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो बिंदु है वो उस बैठक में रखे। मुख्यमंत्री ने सभी का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। बिल्कुल, और जिस तरह से जो सत्र होने वाला है, क्या उसके संदर्भ में भी आज इस बैठक में चर्चा की गई है? बिल्कुल, जो सत्र है उसको लेकर के तैयारियां पूरी है और सरकार ये पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि जो भी सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि है, जो विधायक हैं, वो लोग एकजुट होकर के सदन में अपनी बात रखें, विकास कार्यों से संबंधित अपने सवाल रखें और सवाल उठाएं और वहां पर उन पर एक हेल्दी डिस्कशन हो, ताकि विपक्ष को भी मौका ना मिले और विपक्ष के द्वारा जो जिन मुद्दों को उठाया जाए उस पर सत्ताधारी पार्टी के जो सदस्य है वो मुंहतोड़ जवाब दे सके। इनको लेकर के भी इन बैठकों में ये तय किया जा रहा है कि सत्र प्रभावी हो और जो इस सत्र में जो बजट आना है उस बजट का जो किन किन क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने हैं उसमें भी उस बिंदु रखे जाए। तो इन तमाम विषयों को लेकर के भी चर्चा इन बैठकों में हो रही है। मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं कि सभी को एकजुट करके आगे बढ़ा जाए।
आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताएंगे। हवाई आपको देहरादून से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड में तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है। 4 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए और देहरादून के एडीएम के मिश्रा को टिहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून के एडीएम के मिश्रा को टिहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही आपको बताएं, शालिनी नेगी को देहरादून का एसडीएम बनाया गया है। रामजी शरण शर्मा देहरादून के नए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बनाए गए हैं। चमोली के एडीएम हिमांशु कफलतिया को यूके SSSC का प्रभार दिया गया है। हिमांशु कफलतिया को यूके SSSC का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है और शालिनी नेगी को देहरादून का एसडीएम बनाया गया है। रामजी शरण शर्मा देहरादून के नए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बने और एडीएम हिमांशु कफलतिया को यूके SSSC का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता पवन दीक्षित यहां पर जुड़े हुए हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे कहां पर किसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली? बिल्कुल आलोक, कल देर रात शासन स्तर पर 4 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो राजधानी देहरादून के वित्त एवं राजस्व अपर जिलाधिकारी के मिश्रा को टिहरी का अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बनाया गया। साथ ही उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी टिहरी विकास प्राधिकरण के सचिव के रूप में भी दी गई है। वहीं टिहरी विकास प्राधिकरण के सचिव और अपर जिलाधिकारी टिहरी में तैनात रामजी शरण शर्मा, उनको देहरादून का अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बनाया गया है। इसके साथ ही जो शालिनी नेगी जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो परीक्षा नियंत्रक थी, उनको देहरादून का एसडीएम बनाया गया है। इसके साथ ही जो चमोली जनपद के अपर जिलाधिकारी, उनको यहाँ पर जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसमें परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके साथ साथ जो तमाम जगह जो परिवर्तन किया गया है, इसको विकास के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है और आगामी होने वाले निकाय चुनाव के दृष्टिकोण से भी इसको देखा जा रहा है। ये रूटीन प्रक्रिया है। इन लोगों का भी काफी लंबे समय से एक जगह पर ये लोग जमे हुए थे और इसमें जो मुख्यमंत्री के द्वारा, जो शासन के द्वारा ये ट्रांसफर किए गए हैं, ये रूटीन प्रक्रिया के तहत ही किए गए। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम बताएंगे। भाई, आपको देहरादून से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड में होली पर रोडवेज कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन दीक्षित यहां पर जुड़े हुए हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे क्या बड़ा तोहफा तमाम कर्मचारियों को मिलने वाला है और इसके साथ ही जब ये ड्यूटी करेंगे होली के दौरान तो प्रदेश के वासियों को कितनी सुविधा मिलेगी? बिल्कुल आलोक, जाहिर सी बात है, होली जैसे त्योहार में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बाधित हो जाता है और ऐसे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे यात्रा करते हैं, इधर से उधर आवागमन करते हैं, उनको कहीं कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं, उनको ये तोहफा देने का एक प्रोत्साहन राशि के रूप में ये तोहफा दिया गया है, ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बाधित ना हो, आम लोगों को इससे असुविधा ना हो और जो सेवा है वो प्रॉपर ढंग से चल सके। इसीलिए ये 4 तारीख से 14 तारीख तक का समय निर्धारित किया गया। इस दौरान जो भी चालक, परिचालक और परिवहन निगम से, चाहे वो टिकट बुकिंग काउंटर पे कार्यरत कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो या फिर जो परमानेंट कर्मचारी हो, वो लोग अगर 4 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक अगर कोई छुट्टी नहीं लेते हैं तो उनको ये भत्ते के रूप में उनको एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि जो प्रदेश की जनता है उसको इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, और इसके साथ ही जब लगभग 5000 कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा तो क्या वो उनको वेतन के साथ जुड़कर ही मिलेगा या ये अलग से भुगतान किया जाएगा? भुगतान की प्रक्रिया जिस तरह से ये प्रोत्साहन राशि की रहती है,
वो अलग से वेतन से अतिरिक्त ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि लोगों का जो कर्मचारी है उनका मनोबल भी बढ़े और उनकी सर्विस बुक में भी एक बेहतर गुड एंट्री भी उनकी हो सके। इसी वजह से ये प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है, हालांकि इस राशि का कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन एक सर्विस बुक में जो गुड एंट्री होती है उससे इन कर्मचारियों को भविष्य में प्रोत्साहन के लिए जो पदोन्नति के लिए उसमें लाभ जरूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारियां देने के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि हारी हुई सीटों की समीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की हारी हुई 14 लोकसभा सीटों की समीक्षा की गई है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी ने पूरे देश भर में लगभग 150 सीटें ऐसी छाटी हैं जिन पर विशेष फोकस की ज़रूरत है, जो हम 2019 में जीते नहीं थे। उसमें से उस केंद्रीय टोली का मैं सदस्य हूं और 5 राज्यों की 28 लोकसभा सीटों को मैं देख रहा हूं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश है। और उनके लगातार कार्यक्रम, समीक्षा, क्लस्टर इंचार्ज, लोकसभा संयोजक, लोकसभा विस्तारक, लोकसभा के प्रभारी, इन सबसे समय समय पर बैठक होकर के अब तक के किए गए काम की समीक्षा हो रही है और आगे के लिए उनको क्या काम होना है बताया जा रहा है। जोशीमठ में भू धसाव के प्रभावितों को मुआवजा धनराशि का वितरण शुरू हो चुका है। बहु प्रशिक्षित पुनर्वास पैकेज वितरण के तहत पहले दिन 3 प्रभावितों को 63 लाख की धनराशि दी गई। प्रशासन प्रभावित लोगों के अभिलेखों का सत्यापन और मूल्यांकन कार्य तेजी के साथ कर रहा है। जल्दी दूसरे प्रभावितों को भी पुनर्वास पैकेज के तहत मुआवजा धनराशि का वितरण किया जाएगा। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संजय कुमार जोशीमठ से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत दिनों से इस पैकेज की लगातार प्रतीक्षा हो रही थी, इसके वितरण का कार्यक्रम किस तरह से तय किया गया है? देखिए, जो देहरादून में हाल ही की जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसके बाद ही जो ये निर्णय लिया गया और जो प्रभावित है जोशीमठ से उनको जो प्रसिद्ध जो उनकी मांग थी, पुनर्वास और विस्थापन की मांग चल रही थी और उसको लेकर के सरकार ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोग जो डेंजर जोन के वो भवन स्वामी जिनके घरों पे जो क्रॉस का निशान लगाया गया, लगभग 181 परिवार है, उन सभी के लिए जो मुआवजे की राशि जो है मानकों के अनुसार दी जा रही है। उनका जो है चेक वितरण शुरू हो गया और कल भी कुछ लोगों को ये धनराशि वितरित की गई थी और आज भी जो सिलसिलेवार जो है प्रभावितों को लगातार जो उनकी मुआवजे की जो राशि है, जो उनके भवनों के एवज में जितनी भी मुआवजा उनका बनता है, वो राशि जो है वितरण शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर के एक पॉजिटिव संदेश जो है सरकार का जो प्रभावितों के लिए गया हुआ है कि देखिए सरकार जो है लगातार दबाव में थी कि पुनर्वास और विस्थापन के लिए जो यहाँ पे मुआवजा मांग रहे थे। लगभग 881 प्रभावित परिवार जो हैं अभी भवनों में जला रहे हैं और लगभग 281 परिवार जो आपदा प्रभावित सेंटरों में रह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अब इन प्रभावित लोगों को जो है मुआवजा बांटने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से जानकारी देने के लिए।
हरिद्वार में सहारा समूह की जमीन खरीदने बेचने पर डीएम ने रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि सहारा परिवार के कुछ निवेशकों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। जमीन पर कॉलोनियां विकसित करने की तैयारी थी। इस पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए जमीन के खरीद बेच पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। डिस्प्यूट ऐसा डिस्ट्रिक्ट स्तर पर तो नहीं है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एक उसमें इंक्वायरी किया गया है कि कुछ इन्वेस्टर के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया है सारा निवेश में, तो उनके स्तर पे उनकी देनदारियां पेंडिंग बड़ी मात्रा में चली आ रही है। तो उनके द्वारा शासन को एक रिपोर्ट प्रेषित किया गया था। तो उसी में शासन के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि जो बादराबाद में सहारा के नाम जो पीस ऑफ लैंड है उसको अग्रिम आदेशों तक उसको सेल आउट ना किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग डीएम सर के द्वारा उस लैंड पे जो टोटल लैंड है आई थिंक अराउंड 37 हेक्टेयर लैंड है, तो उसी पे क्रय विक्रय पे एक रोक जारी की गई है और सब रजिस्ट्रार को और एसडीएम हरिद्वार को। तो जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर उसको अनुपालन करवाया जाएगा। क्या सर उसमें जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर भी रोक लगा दी गई है? नहीं, देखिए अभी क्रय विक्रय पे रोक है और किसी भी प्रकार से उस एसेट्स को खुर्द-बुर्द नहीं करना है। नहीं डिस्प्यूट है। अल्मोड़ा पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया और बरामद किए गए गांजे की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा की आंकी गई है। आरोपी भीताकोट से गांजा लाकर रामनगर में बेचने की फिराक में थे। रुड़की में बदमाश युवक को गोली मारकर फरार हो गए। मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने मुस्तकीम नाम के एक युवक को गोली मार दी और घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पीड़ित के मुताबिक आपसी रंजिश में उसे गोली मारी गई है। इनका कुछ आपसी झगड़ा था कुछ लड़कों का, तो इसको गोली लगी है। अभी इसको जिन्होंने गोली मारने वाले जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लेन देन का मामला अभी बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया जो प्रकाश में है। बाकी इस लड़के का उपचार हो जाने के बाद इसके प्रॉपर स्टेटमेंट पे ही सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। जान से मारने की धमकी दे रखी थी 1-2 बार पहले भी हमला हुआ। आज क्या हुआ आपके साथ? आज मैं बाजार में घूमने के लिए गया हुआ था, भाई आए हुए थे देहरादून से, तो बाजार में मिला तो फायर गोली मार रहे। गोली कौन है वो जिसने गोली मारी? वो कुआने के रहने वाले हैं, राशिद नाम है उसका। क्या पुरानी रंजिश के चलते हुआ? 10-12 लड़के लेके रोज घूमता फिर रहा था। धारचूला के एलधारा में 29 जुलाई 2022 को भारी मलबा आने से 6 मकानों को जमींदोज कर दिया गया था और 44 दुकानों को भी मलबे में बर्बाद कर दिया था, परंतु लगातार जनता के दबाव से सरकार ने 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। आज टेंडर प्रक्रिया में 8 महीने के बाद काम शुरू होने के लिए विधिवत पूजा अर्चना भी हुई और सभी लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है कि हमारे धारचूला क्षेत्र में एलधारा एक नासूर के रूप में यहाँ पर भूस्खलन आरंभ हुआ। 29 जुलाई को 9 सितंबर को जो आपदा आई,
इस सब घोर आपदा ने हमारे धारचूला को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन आज हमारे माननीय हमारे एसएसबी विधायक श्री हरीश धामी जी का अथक प्रयास और हमारे क्षेत्र के संघर्ष समिति का अथक प्रयास और हमारे क्षेत्रीय व्यापारी भाइयों का अथक प्रयास और नगरवासियों की जनता के अथक प्रयास से आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए देकर हमारे इस क्षेत्र को यहाँ पर पुनः जो है धारचूला बचाओ अभियान में अपना अमूल्य सहयोग दिया है। हम धारचूला क्षेत्रवासी, व्यापार मंडल, कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग आपको तहे दिल से और माननीय विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय जो है हमारे संघर्ष समिति का और क्षेत्रीय जनता का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं का हमेशा आपने हमारे दुख सुख के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे एसएसबी विधायक हरीश धामी जी ने सहयोग दिया है। इसके लिए हम आपके आभारी है, ऋणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ एलधारा सुरक्षा दीवार का भूमि पूजन किया गया। उसमें जो यहाँ नीचे काम कर रही है धारचूला नीचे तटबंध का अरुण कंपनी द्वारा उसको काम दिया गया है। निश्चित रूप से ये धारचूला बचाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष था धारचूला वासियों की मांग थी कि एलधारा जब सुरक्षा दीवार बनेगी तो धारचूला बचेगा। तो इसमें आज से काम शुरू होना बहुत अच्छा संकेत है और धारचूला इससे बचेगा, ये मेरा सब लोगों का मानना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे मीडिया के बंधुओं को जिन्होंने इस मामले को बढ़ चढ़ कर उठाया और हमारे साथियों को, धारचूला बचाओ संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी और साथियों को, और जो इसमें संघर्ष में जिन्होंने हमारा सहयोग किया उन सबको धन्यवाद करते हुए आज का कार्य प्रारंभ के लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। ताकि इस काम को अब जो शुरू होगा इसमें हमने निगरानी भी देखनी है। धारचूला की जनता से मेरा अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें और निगरानी भी करें कि काम अच्छा हो, क्योंकि वन टाइम वर्क होगा। जब काम अच्छा होगा तो धारचूला लंबे समय के लिए सुरक्षित होगा, ये मेरा मानना है। मैं सब लोगों का धन्यवाद करते हुए इस काम को आगे बढ़ाने की कार्यदायी संस्था को भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।